जैन साथियों, मैं आपका दोस्त रहमान एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल रहमान आईक्यू चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो साथियों, चलिए आज हम लोग, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम काफ़ी पास ही आने वाला है, 18 तारीख से शुरू होने वाला है। आप सभी लोग अपनी तैयारी बेहतर कर रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम वापस आ गए हैं। कुछ इशू के कारण हम कई बार से वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, अब हम रेगुलर आप सभी लोगों के लिए वीडियो डालते रहेंगे। तो देखिए, हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, एक बार जान लेते हैं कि हम जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि यूपी बोर्ड जो होता है, एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है 18 to 19%। क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि सेम टू सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से ही आया हुआ था, सेम टू सेम आप लोगों को दिखाते चलेंगे कौन-कौन से क्वेश्चन आए थे। लाइन बाय लाइन एकदम क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस बार भी हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि आप सभी लोगों को काफ़ी हेल्प हो, क्योंकि इस समय आप लोगों को पता नहीं चला होगा क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। तो आप लोग हमारी गाइडेंस में आप लोग एक बार तैयारी करके देखिए, फिर हम लोग जब पेपर आएगा तो फिर आप लोगों को दिखाएँगे कि कितना आया था हमारा पढ़ाया हुआ। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। हम लोगों का पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। पहला चैप्टर हमारा है केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला चैप्टर है। ऐसी प्रक्रिया जिनमें नए गुणों एवं पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमारा क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन हुआ, अब प्लस हमारा ऑक्सीजन हुआ। क्या हमारा बनेगा मिल करके 2H2O। ये हमारा नया गुणधर्म बना, ठीक है, क्योंकि ये क्या हमारा अलग है और ये दोनों क्या है हमारे, इसको कहेंगे अभिकारक। ये हमारा क्या है, उत्पाद हमारा बना। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा, क्योंकि विस्तार से पढ़ने का समय नहीं है, तो हम लोग रिवीजन के तौर पे आगे बढ़ते चलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, इसमें दिया गया है, इसमें आप सब लोग देख सकते हैं। कह रहा है कि निर्धारित करने के लिए कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं, हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहला, अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए अच्छे ढंग से, रंग में परिवर्तन होना चाहिए, कह रहा है कि गैस का निकास और उत्सर्जन भी होना चाहिए और तापमान में परिवर्तन भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करने होंगे। कह रहा है कि यदि आप आस-पास में परिवर्तन को देखें, यानी कि अगर ऐसा परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आगे हम लोगों का क्या है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में क्या है कि हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को केवल प्रतीकों और सूत्रों का उपयोग करके प्रदर्शित करने का एक तरीका है। रासायनिक समीकरण क्या है, प्रतीक वही होगा, प्रतीक होगा और क्या होंगे, सूत्र होंगे, और क्या होंगे, सूत्र होंगे। इनको हम क्या करेंगे कि इनको हम सूत्रों का उपयोग करके प्रदर्शित करेंगे। क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, हम याद रहे। जैसे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, जैसे यहाँ देखिए आप लोग लिखा हुआ है, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि अगर हम मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, MgO, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी उत्पाद हमें रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये हमारा प्रोडक्ट है, दोनों प्राप्त हुए। आगे हम लोग देख लीजिए, देखिए यहाँ पर समीकरण को क्या किया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण क्या किया गया है, समीकरण के यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे जिंक लिया है, सल्फ्यूरिक अम्ल लिया है, यानी Zn प्लस H2SO4 लिया है, जिंक और हाइड्रोजन मिल गया है, Zn प्लस H2 प्लस ZnSO4 और H2। आप सब लोग को याद रखिएगा, हमें पूरी उम्मीद है आप सब लोग याद रखेंगे, क्योंकि देखिए हम 60 मिनट इसीलिए बनाए हैं। आप लोगों को देख सकते हैं, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप सभी लोग ये भी देख सकते हैं, आयरन लिया है और H2 जल के साथ अभिक्रिया करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, Fe3O4 और H2 यानी जल। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि आवश्यक न हो। कभी-कभी अभिक्रिया परिस्थितियों में ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के अनुसार दर्शाया जाता है। यानी कि जितने भी उत्पाद या जो भी होता है, हम उसको प्रोडक्ट जो होता है उसको हम तीर के इस पर दिखाते हैं। जैसे आप सभी लोग देख सकते हैं, ये वाला समीकरण जरूर याद रखें। यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, सूर्य के प्रकाश की किरण में ग्लूकोज बना रहा है, और C6 यानी कि CO2 और H2O जल। यानी कि पूछता है कि सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और H2O हमारा बनता है। ये आप लोग समीकरण हमें एकदम अच्छे ढंग से याद रखिएगा, यानी कि चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो रासायनिक अभिक्रिया के हम प्रकार देखते हैं। हम लोग पहला पढ़ेंगे, कौन सा अभिक्रिया पढ़ेंगे, हम लोग का पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होता है जिनमें दो या दो से अधिक प्रोडक्ट मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, यानी कि एकल उत्पाद का क्या करेंगे, ये निर्माण करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। आइए हम इसे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ दिखा गया है, आपको ये क्वेश्चन सीधे-सीधे आएगा कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो क्या लिखेंगे, आप लोग ये लिख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी देख रहे हैं आप लोग क्या है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस H2O जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट हमारा निकल रहा है। यानी कह रहा है कि बूझा हुआ चूने के साथ H2O जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो बूझा हुआ चूना प्राप्त होगा। बिना बूझा हुआ चूना, क्या बिना बूझा हुआ चूने की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें बूझा हुआ चूना प्राप्त होगा और हीट निकलेगी। यानी देख सकते हैं, एकल उत्पाद यहाँ है और एक यहाँ है, ये हमारा अभी हमें सिंगल बन रहा है उत्पाद यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला हम लोगों का है
अगला हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए करा है कि ये हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस ये इसके बारे में आगे हम लोग देखेंगे। देखिए क्रिया के ही 2 पार्ट्स आ जाएँगे, जिसमें होता है एक ऊष्मक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। तो कह रहा है कि ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है? कह रहा है कि जिन अभिक्रियाओं को उत्पाद के निर्माण के साथ-साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए 3 उदाहरण इसमें दिए गए एनसीईआरटी में। पहला दिया गया प्राकृतिक गैस CH4 प्लस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है और ऊर्जा भी निकलती है। दूसरा कह रहा है कि आप जानते हैं श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। बिल्कुल आपसे पूछ सकता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम कहेंगे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। आप सभी इसको पढ़ लीजिएगा किस प्रकार से स्वच्छता अभिक्रिया है, क्योंकि हम क्या लेते हैं C6 ग्लूकोज लेते हैं, हम लोगों को पता होगा। क्या हम ग्रहण करते हैं? ग्लूकोज ग्रहण करते हैं C6H12O6 प्लस किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें टूटेगा हमारा? H2O जल टूटेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड टूटेगी और हमें एटीपी का निर्माण होगा, यानी कि हमें ऊर्जा प्रदान होगी। तो ये प्रक्रिया होती है टूटने की। तो इसमें जो ऊर्जा प्रदान होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है, ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का काम करेगा। तो पूछेगा तो आप सभी लोग अच्छे ढंग से इसको कर लीजिएगा, नो डाउट सब लोग कर लेंगे। दूसरा हम लोगों का है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा कि सिंगल उत्पाद जो होगा वो डबल में टूटेगा, यानी कि सिंगल जो होगा वो डबल यानी अलग-अलग भागों में डिवाइड होगा। यानी टूट करके 2 छोटे-छोटे भागों में एकल अभिकारक जो होता है वो टूट करके अलग-अलग उत्पाद का निर्माण करेगा। ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर। चूना पत्थर को क्या करेंगे? बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ये हमारा क्या था? यहाँ पे टूटा किसमें है? यहाँ पे डबल उत्पाद, यानी डबल उत्पाद में इसका निर्माण होगा। आप सभी लोग उदाहरण बस याद रखिएगा और कुछ नहीं करना है आप सभी लोगों को, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम भी कम है। आगे हम लोग देखते हैं। अगला हम लोगों को जो हम बताए थे आप सभी लोगों को, देखिए यही है। जो दिया गया था उसमें क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण यही है। देखिए C6 जल के साथ ऑक्सीजन के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा हमें मिलेगी, ये हमारा उदाहरण रहा। तीसरा हम लोगों का क्या था उसका उदाहरण? तीसरा था कंपोस्ट खाद, यानी ये भी उसमें क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण था। 3 होंगे। देखिए दूसरा ये हमारा है, ये हमारा तीसरा है। तीनों आप सभी लोग याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो इसके लिए आप सभी लोग रेडी रहिएगा। तीसरा देखिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया यहाँ लग रहा है कि सही से पीपीटी नहीं बना। उधर था हम लोगों का पहला उदाहरण। आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा हम लोगों का है FE। FE देखिए साथियों, आप सभी को बताते चलें कि देखिए एनसीईआरटी का यही क्वेश्चन अगले बार 2025 यूपी बोर्ड 2025 में यही क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा हुआ है। ठीक है, ये 2025 का आया था। अगली बार साइंस में बहुत सारे बच्चों का कम नंबर आया था। देखिए इसमें क्या दिया गया है, फेरस सल्फेट के विलयन को हम अगर उष्मा दें, हीट दें, तो किसमें टूटेगा? फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 और SA2 और SA3 में टूटेगा। एक बात आप सभी लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग मिस मत करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी लोग इसको अच्छे ढंग से याद रखेंगे। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में भी कई प्रकार से होता है, जैसे हम अभी देखेंगे आगे कि इसके 3 प्रकार में कितने होंगे? 3। कितने? 3। पहला होगा हम लोगों का उष्मीय वियोजन, दूसरा होगा हम लोगों का प्रकाशीय वियोजन। क्या होगा? प्रकाशीय वियोजन। और तीसरा होगा हम लोगों का विद्युत अपघटनीय वियोजन। विद्युत के द्वारा यानी कि हीट देकर के हम तोड़ सकते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ सकते हैं, विद्युत की उपस्थिति में तोड़ सकते हैं। ये भी आप सभी लोगों से पूछेगा। तो आइए देखते हैं आगे हम। देखिए ये हम लोगों का है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट यानी कि ताप विधि। अभी हम देखे थे कि हीट दे करके, इसको हम कहेंगे कि हीट दे करके इसको तोड़ा गया। क्या? हीट। तो देखिए PbNO3 को हीट दे करके तोड़ेंगे तो PbO यानी लेड ऑक्साइड प्राप्त होगा, फिर लेड नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड प्राप्त होगा, फिर ऑक्सीजन बनेगा हमारा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये हमारा किस प्रकार का है? इसको हम कहेंगे उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन। अब देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों का है प्रकाशीय वियोजन, यानी सूर्य के प्रकाश में टूट रहा है। क्या? AgCl। हम लोगों को याद रखना होगा कि AgCl सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश में टूटेंगे तो क्या बनेगा? सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा। दूसरा हम लोगों का उदाहरण दिया है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। सूर्य के प्रकाश में Ag अलग हो जाएगा, Br अलग हो जाएगा, यानी AgBr सूर्य के प्रकाश में Ag अलग और Br अलग हो जाएगा। ठीक, आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। देखिए एनसीईआरटी में एक खासियत है कि लाइन बाय लाइन आप लोगों को मिलेगा देखने को। एक हमारा ये था, इसको याद रखिएगा। दूसरा ये था, ये हमारा कौन सा है? सूर्य के प्रकाश से, यानी कि प्रकाशीय वियोजन। इसका उपयोग कहाँ होता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। ये भी पूछ सकता है, आप सब लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं, हम लोग देख लिए तीनों। अब हम लोग आते हैं किस पे आते हैं? इसके बाद हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। आप लोगों को एक और बता दें हम चलते चलते कि हम लोगों ने लास्ट क्या देखा था कि विद्युत अपघटनीय विद्युत। तो आप लोगों को याद रखना होगा कि विद्युत वाला क्या होता है। तो देखिए H2O यानी जल को में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अगर हम करते हैं तो क्या टूटेगा?
हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ये याद रखिएगा। 3 हम लोगों ने देख लिया है, ये हमारा तीसरा था, ठीक? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया देख लेते हैं क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया में वह अभिक्रियाएँ होती हैं जिनमें क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के स्थान पर आ जाती है, यानी उसको रिप्लेस कर देती है। यानी कि जो ज़्यादा ताकतवर होगा, कमज़ोर को क्या करेगा, वहाँ से रिप्लेस कर देगा, उसको हटा देगा। आप सभी लोग ये बात याद रखिएगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे विस्थापन में, पहला हम लोगों का दिया हुआ है आयरन, ठीक? आयरन का किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाने पर आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आयरन और कॉपर है, इसमें हाईली रिएक्टिव कौन है, आयरन। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव, इसीलिए क्या किया, इसका स्थान ये हो गया और ये बेचारा अकेले हो गया, ठीक है? तो इसको क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, खुद को वहाँ पर अपने आप को रख लेगा। दूसरा हम लोगों को दिया हुआ है जिंक के साथ, यानी कि जिंक के साथ कॉपर सल्फेट अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट बनेगा। देखिए इन दोनों में कौन ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, जिंक, इसीलिए कॉपर को अपने स्थान से रिप्लेस कर दे रहा है। इसके बाद हमारा कॉपर निकलेगा, यानी कि देख सकते हैं। तीसरा इसमें दिया गया है लेड, लेड का CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लेड क्लोराइड बनेगा और हमारा कॉपर अलग हो जाएगा। यहाँ देखिए लेड और कॉपर, यानी कि लेड क्या हाईली रिएक्टिव, किससे, कॉपर से। यही है, जो ज़्यादा ताकतवर होगा कमजोर को क्या करेगा, अपने स्थान से रिप्लेस कर देगा और उसके स्थान पर अपने आप आ जाएगा, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आप सब लोग देखिए, यहाँ लिखा गया है कि अति अभिक्रियाशील तत्व है कॉपर के अणु को विस्थापित कर देते हैं, ठीक है? आप सभी लोग अच्छे ढंग से कर लीजिएगा। ये देखिए हमारा अगला है उपचयन और अपचयन, यानी कि इसको हम कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे हम, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। तो देखिए इसको अगर हम हिंदी में देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम लोग हिंदी में नहीं देखेंगे, हम लोग इंग्लिश में देखते चलेंगे, ठीक है? देखिए इसमें पहला दिया गया है, पहला उदाहरण इसमें दिया गया है कि कॉपर ऑक्साइड, क्या दिया गया है इसमें, कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन के, यानी Cu+O2, CuO, यानी कि क्या हो रहा है ये, आप सभी देख सकते हैं। इसमें हो क्या रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो रही है जो सतह के काली पूरी भरत में विपरीत कॉपर करेगा। कॉपर के साथ हाइड्रोजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए आप लोगों को समझा दें ऑक्सीडेशन क्या होता है। एक मिनट देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक? ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन। देखिए हमारा राइटिंग सही से नहीं इसमें हो रहा है क्योंकि कुछ इश्यूज हैं, तो आप लोग हमारे वॉइस से समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, जुड़ेगा, ठीक? इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, हाइड्रोजन का भी क्या होगा, हाइड्रोजन भी त्याग देगा, क्या करेगा, त्याग देगा, इलेक्ट्रॉन भी त्याग देगा। सेम इसका अपोजिट ये होगा, बस एक बात आप लोग याद रखिएगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़े वो ऑक्सीडेशन होगा उसका, और जिसमें नहीं होगा रिडक्शन होगा। देखिए इसमें क्या आ रहा है, कॉपर के साथ, कॉपर यहाँ सिंगल है, यानी कॉपर यहाँ जुड़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, कॉपर के साथ जो था, कॉपर के साथ जो था यहाँ पर हट गया, कॉपर से निकल के ऑक्सीजन, इसका क्या कहेंगे, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है, और इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक? जब दोनों प्रक्रियाएं हो तो हम कहेंगे कि क्या हुआ हमारा, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया हमारी हुई। एक बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? ये फिर से दोबारा आ गया है, इससे कोई लेना देना नहीं, हम आगे चलते हैं। इसके एक और उदाहरण इसी का देख लेते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, हम लोग दूसरा पढ़ेंगे आगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, डबल विस्थापन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्विविस्थापन में क्या होता है, द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है। किनका, आयनों का आदान प्रदान, आयनों का आदान प्रदान होता है। यह बात आप लोग याद रखिए, आयनों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा आयनों का, यानी आयन क्या होंगे, शेयर करेंगे। जैसे देखिए आप सब लोग Na, जिसे लिखा गया है Na पे प्लस होता है, SO4 पे माइनस होता है आयन, BaCl लिखा है, BaCl को तोड़ देते हैं, Ba प्लस Cl2 माइनस, तो क्या होगा, इसका आयन जो होगा इसके साथ आ जाएगा, इसका इसके साथ, बस यही किया गया, देख सकते हैं आप सभी लोग, और कुछ किया नहीं गया। देखिए इसका Ba जो था इसके SO4 से मिल गया, और इसका जो था Cl2 इसके साथ मिल गया, यही हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है और कुछ है नहीं। आप सभी लोग बस जान के आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक? समझ में आ गया आप सभी लोगों को? आगे ये देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया का यहाँ भी उदाहरण दिया हुआ है, देखिए इसको भी देख लेते हैं। पीपीटी इधर उधर लग गया साथियों, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, आप सभी लोग कंप्रोमाइज करिए। देखो यहाँ क्या दिया है, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, क्या हो रहा है, हीट दे रहा है, तो क्या हो जाए Cu+H2O, इसके साथ क्या हुआ, धोखा हुआ, इसका ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, इसके साथ चला गया, तो इसके साथ क्या हुआ, रिडक्शन, क्या हुआ, रिडक्शन, इसके साथ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक? यानी कि ऑक्सीकरण हुआ, इसका अपचयन हुआ, क्या हुआ, अपचयन, और इसका ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है? आप सब लोग समझ गए होंगे। देखिए सेम यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, आप सभी लोग इनको याद कर लीजिएगा, एक बार नहीं कई बार कह रहे हैं, हम आप सभी लोगों को दिखाएंगे जब बोर्ड का एग्जाम होगा तो, सेम टू सेम नहीं दिखाया तो कहिएगा फिर आप लोग।
इसके बाद हम देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का महत्व क्या होता है। क्या होता है दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का महत्व? ठीक है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व एक बार आप सभी लोग अगर कहें तो हम एक बार अभिक्रिया श्रेणी बता देते हैं आप सभी लोगों को। अभिक्रिया श्रेणी क्या होता है इसमें देख लेते हैं हम लोग। पहला होगा हमारा, हम लोग याद करते हैं हम जहाँ बच्चों के लिए, देखिए पहला हुआ केदारनाथ का माली आलू जरा फीकर पकाता है, ठीक। कौन होगा आगे उसके, ठीक। ये हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं आपसे। केदारनाथ का माली आलू जरा फीकर पकाता है, कौन होगा आगे उसके। बस ये हमारा विक्रिया श्रेणी, हाईली रिएक्टिव ये तीनों है, मीडियम में ये तीनों है, इसके बाद ये तीनों है, फिर लास्ट में ये तीनों हो गया आप सब लोगों का। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व देखिए। संचारण, जैसा कि आप सबको पता होगा, दैनिक जीवन में 7 से लेकर 7.8 तक हमारी बॉडी का क्या होता है, पीएच वैल्यू होता है। यदि पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए तो अम्लीय वर्षा होती है। क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। यदि 5.5 से कम हो जाए तो दांतों में सड़न क्या हो जाता है, दांतों में सड़न चालू हो जाता है, दांतों में सड़न चालू हो जाता है, दांतों में सड़न क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग याद रखेंगे, दांतों में सड़न क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। संक्षारण क्या होता है, देखिए संक्षारण क्या होता है कि संक्षारण वह प्रक्रिया है जहां धातुएं नमी क्या हो गई, नमी चाहिए उनको, या अम्ल जैसे पदार्थ की अभिक्रिया करके क्या करेंगे, क्षतिग्रस्त कर देंगे संक्षारण की प्रक्रिया। देखिए यहाँ लिखिए, अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आकर ये संक्षारित हो जाते हैं। इसके हम कहेंगे, जैसे चांदी क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। तांबा क्या हो जाता है, तांबा हरा हो जाता है, यानी कि तांबा क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। तांबा क्या हो जाएगा, कापर क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। और एजी क्या हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, ठीक। ये हमारा संक्षारण है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं, जैसे आप सभी विकृत गंधिता देख रहे थे हम लोग, ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, हम एक बार बना देंगे। विकृत गंधिता कह रहा है कि तेलीय युक्त या वसा युक्त चीज़ों को रखने के लिए, स्वाद और गंध से बचाने के लिए एक प्रक्रिया है। कह रहा है कि उपपचय प्रक्रिया है जिसको हम परिवर्तन करके उसको स्वाद को रोक सकते हैं, उसको हम रोक के रखेंगे कि वो खराब ना हो। जैसे आप चिप्स वगैरह देखेंगे, वायुरोधी प्रक्रिया जिसमें खाद्य सामग्री में गति धीमी हो जाती है। आप जानते हैं कि चिप्स में देखिए थैली ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस में प्रभावित होता है, ठीक है। वही कह रहा है कि धीमी गति से हटाकर नाइट्रोजन एक प्रक्रिया है जिसमें चिप्स का होता है, ठीक है। आप सभी लोग ये बात याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए आइए हम लोग एक बार आपको बता देते हैं कि कौन सा बोर्ड में आया था एग्जाम में अगली बार, ठीक है। देखिए आप सभी लोग इनको अच्छे ढंग से कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग कर लेंगे इसको अच्छे ढंग से, आप सभी लोग कर लेंगे। हम आपको वो दिखाते हैं जो अगली बार आया हुआ था। देखिए हम पहले से कलर करके रखे हुए, ये हम लोगों का समीकरण आया था। बहुत ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड थे, क्या आएगा सर क्या आएगा, देखिए ये आया था हमारा, यानी कि एल्युमिनियम का कापर क्लोराइड CuCl2 के साथ अभिक्रिया करवाया था, क्या प्राप्त हुआ था, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस Cu, ठीक है। ये हमारा प्राप्त हुआ था, अगली बार यही आया था। फिर इसके बाद मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि मैग्नीशियम का हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ था प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ था। ये 2 समीकरण हमारे आए हुए थे, इसको हमें लिखना था, आप लोगों को बता दें। इसके बाद हम लोगों का अगला क्वेश्चन आया था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ और उदाहरण दीजिए। ये हम लोगों का था, आप सभी लोगों को विश्वास नहीं है तो पिछला पेपर आप लोग देख सकते हैं, यही आया था, हमने पढ़ाया था अपने बच्चों को, हमारे बच्चे बेहतर करके आए थे। सेम टू सेम आप सभी लोगों को यहीं से आया हुआ था, इसलिए मैं आप सभी को एक बार फिर से भरोसा करके देखिए। आप सभी लोग ये देख सकते हैं, आगे भी हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन सा, देखिए ये आया था, ये हमारा आया था मैग्नीशियम वाला, क्या आया था, मैग्नीशियम प्लस सील से विक्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, वही है दोस्तों, डबल लग गया पीपीटी में, इसके लिए माफी चाहते हैं हम। आगे देखते हैं, आगे हम लोगों का अगला क्वेश्चन आया था, संक्षारण क्या है, एक एक उदाहरण देखिए। टिप्पणी में आया था, क्या आया था, टिप्पणी लिखने के लिए आया था, यानी कि एक क्वेश्चन से, यानी कि एक में, यानी कि समीकरण से कितना आया था, समीकरण से 5 नंबर का क्वेश्चन आया था साथियों, कितने नंबर का, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। और टिप्पणी में 2 या 3 नंबर का था, ये आया था, सोच सकते हो 5 7 8 नंबर, इस 70 में से 7 से 8 नंबर इसी चैप्टर से आया था, इसलिए आया कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सभी लोगों को आज इतना ही रखते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक पहुँच सके, अगली बार और भी बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे ढंग से हैं। एक बार याद रखिएगा आप सभी लोग, इसको पढ़ के जाइएगा, एनसीईआरटी के बुक का जो भी क्वेश्चन आंसर उसको पढ़ के जाइएगा। अब 110% श्योर है कि आप 60 से ऊपर नंबर ला सकते हैं, बस इसकी बेस। तो साथियों आज के लिए मैं इतना रखते हैं, तब तक के लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों की वीडियो काफी अच्छा लगा। आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।